आप देख रहे हैं स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज उम्र के इस पड़ाव पर जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो स्कूल कॉलेज के दिन और तमाम दोस्तों के चेहरे आंखों के आगे दिखने लगते हैं। उन मस्ती भरी यादों में कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें भी शामिल होती हैं, जिन्हें याद करके मुंह पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। पर उन यादों में कुछ पन्ने बेहद ही डरावने भी हैं, जिनकी याद आते ही आज भी मेरा शरीर ठंडा पसीना उगल देता है। मैं चाह कर भी कभी डर के उस खौफनाक हादसे को भूला नहीं पाया, और वो हादसा आज भी कहीं अंदर छिप कर ही बैठा है। जब मैं 22 साल पहले जब मुझे आईटी की कंपटीशन करने बहुत अच्छी रैंक के साथ एक अति सम्मानित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला तो मैं फूले ना समाया, क्योंकि इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही मेरा एकमात्र सपना था जो पूरा हो गया। मुझे लगता कि जैसे मैंने बादलों का एक सुनहरा टुकड़ा अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है। सबने बहुत बधाइयां दी, अखबार में फोटो छपी और मुझे लगने लगा कि मैं कोई बहुत ही फेमस आदमी हूं, पर सच्चाई इन सबसे कोसों दूर होती है, और उसका एहसास हमेशा भुगतने के बाद ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पापा काउंसिल में मेरे साथ आए और काउंसिल के बाद मेरा हॉस्टल भी देखने का है। हॉस्टल बहुत अच्छा था और हर कमरे में 2 छात्र रहने की व्यवस्था थी, पर अभी रूम किसी को अलॉट नहीं हुआ था, इसलिए पता नहीं चल पाया कि मुझे कौन सा रूम मिला है और मेरे साथ दूसरा कौन रहने वाला है। पापा ने कॉलेज का मैच देखा और जरूरत का सामान खरीद कर देने के बाद वापस चले गए। पापा को ट्रेन पर बैठाने के बाद मैं वापस हॉस्टल आ गया और बाकी साथियों के साथ एक बेंच पर बैठ गया, सामान भी अपने पास ही रख लिया और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगा। तभी पास से सीनियर्स का एक ग्रुप गुजरा जो मुझे पढ़ते देखकर वो लोग हंसने लगे। उनमें से किसी ने कहा, ये तो टॉपर लगता है भाई, देखो कितना दिल लगाकर नीतू सिंह को देख रहा है, अबे नजर लगाएगा क्या? नीतू सिंह को ऋषि कपूर उल्टा लटका कर मारेगा साले। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तिलमिलाकर खड़ा हो गया और बोला, ये क्या बदतमीजी है? ये कौन सी लैंग्वेज में बात करने लगे हैं आप लोग? मैं गुस्से में बोला तो एक लड़का सामने आकर बोला, बदतमीजी तो अभी कहाँ दिखाई है मेरे लाल, अभी तो सिर्फ तूने किताब के टाइटल को देखा है, किताब कहाँ पढ़ा है तूने? तभी कुछ लड़के आगे आ गए और एक ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, ये सीनियर्स हैं, इनके मुंह मत लग वरना रैगिंग में परेशान कर डालेंगे ये लोग, चल सॉरी बोल और मामला खत्म कर। पर मैंने सॉरी नहीं बोला। मुझे चुप देखकर वो लड़का हाथ जोड़कर बोला, गलती हो गई सर, अब नहीं होगा, ये नया है ना इसलिए पहचान नहीं पाया आपको। जिसके बाद वो लोग आगे चले गए तो वो लड़का बोला, भाई मैं नीलेश हूँ, नीलेश राजौरिया। मैं काउंसिल के लिए परसों ही आ गया था और अब तक यहाँ के तौर तरीके जानने में लगा हूँ। मैंने भी हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं संजय रस्तोगी इलाहाबाद से आया हूँ और नीलेश से गले मिला। यहीं से मेरी और नीलेश की दोस्ती की शुरुआत हुई, जो अभी तक कायम है। हमें कमरे अलॉट होने लगे थे, पर हर किसी की मांग को इग्नोर किया जा रहा था। खैर, मुझे हॉस्टल के तीसरे माले पर 13 नंबर रूम मिला और नीलेश को उसी माले पर 4 नंबर रूम मिला। हम अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में आ गए। अभी मेरे साथ दूसरा कौन रहने वाला है यह पता नहीं चल पाया था। मैं अपना सामान जमाने लगा। खाने पीने का टाइम फिक्स था और रात के खाने का टाइम हो गया तो मैं नीलेश के रूम में चला गया और हम दोनों खाना खाने मेस में चले गए। खाना अच्छा बना था और मुझे भूख भी लगी थी, सो मैंने भर पेट खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई, पर रात के 2 बजे कमरे में आती अजीब सी आवाज से मेरी नींद टूट गई और मैं उठ बैठा। हॉस्टल के पीछे ये रेलवे लाइन थी और उसी समय एक ट्रेन ढक ढकाती हुई निकल रही थी और उसकी आवाज और सिटी ने रही सही कसर पूरी कर दी। ट्रेन निकल जाने के बाद मुझे फिर से आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा भी रहा हो। ये आवाज किसी महिला की है या पुरुष की, ये मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं जान सका। उसी समय लाइट चली गई और पंखा भी बंद हो गया।
कमरे में गुप अंधेरा छा गया और तभी किसी लड़की की खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी लकड़ी के अलमारी के पास कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। मैंने बड़ी हिम्मत करके खुद पर काबू पाते हुए पूछा, कौन है? बदले में फिर वही खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज सुनाई दी और किसी के दौड़कर बाहर निकल जाने का भी ऐसा आभास हुआ, पर दरवाजा खुलने की आवाज नहीं हुई। तुम्हें इसे अपने भ्रम समझकर वापस लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे बाथरूम में नलके से पानी के घरने की आवाज आई। लाइट अभी तक नहीं आई थी पर नल बंद करना जरूरी था, सो मैं मोबाइल की रोशनी में बाथरूम तक पहुंचा तो देखा वॉश बेसिन का नल खुला हुआ था और उसी से पानी गिर रहा था। मैंने नल बंद किया और आकर बिस्तर पर बैठ गया। करीब 5 मिनट बाद फिर से पानी गिरने जैसी आवाज आने लगी तो मैं फिर खींचता हुआ उठा और नल बंद करने बाथरूम में पहुंचा तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस बार वॉश बेसन के नल के में से पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था और पूरा वॉश बेसिन खून से भरा हुआ था। मैं डर के मारे कांपने लगा और मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल सका। अचानक नल का अपने आप ही बंद हो गया और वॉश बेसिन में भरा खून अपने आप ही कहीं गायब सा हो गया या फिर बह गया। मैं देख नहीं पाया। मैं आकर निठाल सा बिस्तर पर गिर पड़ा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी फिर किसी के सिसकियों की आवाजें आने लगी। डर की वजह से मुझे लगा कि मेरा सारा बदन सुन पड़ गया है और बोलने की शक्ति भी चली गई है। अचानक लाइट आ गई और पंखा चलने लगा। मैं बल्ब चलाने के लिए बिजली का स्विच ऑन करने उठने ही वाला था कि तभी चलते हुए पंखे से कुछ भरभराकर मुझ पर गिरा। मैं डर से चीख पड़ा और तभी मुझे फिर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं जहां था वहीं नर्वस सा होकर बैठ गया और मैंने मोबाइल की रोशनी में देखा कि मुझ पर पंखे से कुछ अजीब सी चीजें गिरे थे, जिनमें कबूतर के पंख, दीवार के उखड़े हुए ब्लास्टर के टुकड़े, कुछ छोटे छोटे पत्थर और मरे हुए 3-4 चमगादड़ हैं। मैं उछलकर खड़ा हो गया और दौड़कर लाइट जलाई तो देखा पूरा बिस्तर इन्हीं चीजों से भरा था। मैंने चादर खींचकर सारा कचरा नीचे गिराया और बल्ब चलता हुआ छोड़कर बैठ गया। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, पर मुझमें हिम्मत नहीं थी दरवाजा खोलने की, तो मैं बैठा ही रहा। तभी बाथरूम का फ्लश चलने की आवाज आई और उसके 2 मिनट बाद ही मेरे पेट के पास रखी हुई कुर्सी चरमराई। मैंने साफ महसूस किया कि कोई उस कुर्सी पर बैठा है। मैं डर के मारे दर दर कांपने लगा और खिगियाते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरी आवाज में हकलाहट थी और गले में जैसे कांटे चुप रहते हैं। मुझे फिर वही जानलेवा हंसी सुनाई दी जो चंद मिनटों बाद ही रुधन में बदल गई। मेरा नाम संगीता है। एक खनकती हुई आवाज मेरे गानों से टकराई तो मैं बोल उठा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो बहन? पर जवाब में वो पड़ी ही डरावनी आवाज में चीख उठी, खबरदार, खामोश हो जाओ, अब एक बार भी तुमने मुझे बहन कहा तो इसी वक्त जान से मार डालूंगी। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं बहन नहीं कहूंगा, पर मैं बहुत डरा हुआ हूं। और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे डराओ मत। बदले में वो फिर से वही हड्डियों को कंपा देने वाली आवाज में हंस पड़ी और चीख कर बोली, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, ये मेरा कमरा है। मैं पिछले 13 सालों से यहां रह रही हूं और यहीं रहूंगी। इसी कमरे में उन 4 दरिंदों के आगे मैं रोती रही, गिलगिलाती रही, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन चारों में से तुम्हारा बड़ा भाई विजय भी था। आगे उसने बताया, मैं और विजय एक ही शहर इलाहाबाद के रहने वाले थे। मैं विजय को भाई मानती थी और विजय भैया कहकर बुलाती थी, पर वह भाई के नाम पर कलंक निकला। अब तुम्हें अपनी जान देकर उस कलंक को मिटाना होगा। तुम इस कमरे से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, पर मेरे बड़े भाई की तो मौत हो चुकी है। वह फिर बड़ी कर्कशता के साथ हंसते हुए बोली, मैंने ही मारा है उस अधर्मी को जो मुंह से बहन कहता था।
पर उसके दिल में मेरे लिए बस उस समय एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था और मुझे यही कमरा मिला था। मेरी रूममेट मधुलिका अपने घर गई हुई थी। यह बात मैंने विजय को बताई थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने खाना खाकर सो चुकी थी। अचानक विजय का फोन आया और उसने फोन पर पूछा किया तुम्हारे पास बुखार की कोई दवा है। मैंने घबराकर पूछा कि आपको क्या हुआ, तो उस पापी ने कहा कि मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं दवा लेने आ रहा हूं। तुम दवा निकाल कर रखो। वो अपने 3 दोस्तों को लेकर आया और चौकीदार को चकमा देकर गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और सीधा इस कमरे में आ गया। मुझे उसकी नियत पर कभी शक नहीं हुआ था, पर वो और इतना कहने के बाद वो आवाज या फिर वो आत्मा जो भी थी वो गिड़गिड़ाते हुए जैसे रो पड़ी। उसकी आवाज में मुझे रोदन साफ नजर आ रहे थे, मगर मैं डर के मारे थर थर कांप रहा था और अपने आप को जैसे मरा हुआ ही मान चुका था और जोर जोर से चीखे जा रहा था, बचाओ बचाओ की आवाजें निकाल रहा था, पर शायद मेरी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने पलटकर देखा तो सामने वार्डन खड़ा था। उसे मेरी आवाज शायद सुनाई दे दी। मैं जाकर तुरंत उसके पास खड़ा हो गया और पूरी बात बताई। पहले तो वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था, मगर फिर मैंने इस कमरे के पीछे की पूरी कहानी उसे बताई तो फिर वो मान गया और मुझे लेकर अपने ऑफिस में गया। मैं पूरी रात उसके ऑफिस में ही बैठा रहा और अगली सुबह मेरा कमरा बदलवा दिया गया और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। वरना पता नहीं क्या होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।